नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में एलपी वाला बैच। और आज हम लोग जो है एलपी टेक्नीशियन जेई और ग्रुप डी के लिए जो साइंस का जो पोर्शन होता है, ठीक है, हम लोग यहां पर सबसे पहले जो अभी तक हमने चैप्टर 1 कंप्लीट किया है केमिस्ट्री में, और आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री का बिल्कुल अच्छी तरह से ख़त्म भी कर देंगे। मतलब आज के ही दिन आज आपका दूसरा चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक अगर आपने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट नहीं किया है, खासियत क्या है इस एएलपी वाला बैच की, तो पूरा का पूरा एनसीईआरटी आपको डिटेल में चीज़ें आपको कवर की जा रही है, ठीक है। दूसरी चीज़ एनसीईआरटी के क्वेश्चन, ठीक है, थर्ड एग्जाम्पलर क्वेश्चन, और फोर्थ में आपके जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल आपके रेलवे में अभी तक 2018 में अभी तक जो आपके ग्रुप डी के जो पेपर हुए वो सब कुछ आपका सिस्टमेटिक वे में, जैसे कि चैप्टर 1 हमने मैटर ख़त्म किया, तो मैटर के जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए थे एनसीईआरटी के और एग्जाम्पलर के हमने कंप्लीट किए। और उससे पहले हमने क्या समझा, कंसेप्ट को समझा, एक एक चीज़ को। तो चलिए सबसे पहले आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, तो आपको इसका सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ को अगर कोई प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा है तो उसको इस तरह से आप इग्नोर ना करें कि कोई भी फ्री चीज़ यूज़लेस होती है, ठीक है। आप एक बार इस कंटेंट को देखें, अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करें। मेरा टारगेट इस वीडियो में एटलीस्ट कम से कम 50 लाइक तो मिलनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, जो लोग भी चाहते हैं एलपी टेक्नीशियन की कंप्लीट तैयारी करने, ठीक है, और आपको पता है हमने कैसे क्या क्या चीज़ें क्वालिफाई कर रखा है, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर लेंगे। स्मॉल लेटर में भी आपको सर्च करना है फोकस स्टडी विथ अभी, ठीक। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं। देखिए सबसे पहले हम लोग कैसे चीज़ों को पढ़ते आए हैं, कैसे हम लोगों को पढ़ना है और हमें क्यों पढ़ना है इसको भी समझना, ठीक। चैप्टर 1 में हमने देखा सबसे पहले क्या कि चैप्टर 1 में हमने जो देखा वो देखा हमने मैटर्स को, ठीक है। चैप्टर 1 में हमने क्या देखा, मैटर। पहले समझा कि ये मैटर्स यानी कि ये पदार्थ होता क्या है। और चैप्टर नंबर 2 में हमें क्या पढ़ना है कि ये जो मैटर है इसकी प्योरिटी के बारे में, यानी कि इसकी शुद्धता, प्योरिटी, ये कितने प्योर है इसके बारे हम चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं एक हायरार्की जो आपको समझना होगा। सबसे पहले हमने देखा पदार्थ मैटर्स को, जिसको हमने डिफाइन किया था, जिसके पास 2 कंडीशन जो सेटिस्फाई कर रही हो, जिसका अपना एक मास हो और जो कुछ अपना स्पेस को ऑक्युपाई करता हो, ठीक है। फिर हमने मैटर्स के प्रॉपर्टीज़ देखी, ठीक है। 4-5 प्रॉपर्टीज़ देखने के साथ के बाद हमने मैटर्स को क्लासिफाई किया, फिजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। फिजिकली जो आपको दिखता है मैटर्स, उसको हमने क्लासिफाई किया था सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, सॉलिड के पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी, लिक्विड के पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी, गैस के पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी को हमने बहुत अच्छे से समझा। फिर इसके इंटर कन्वर्जन को समझा कि सॉलिड का लिक्विड बनना, ठीक है, सॉलिड का लिक्विड बनना, लिक्विड का गैस बनना, ठीक है, सॉलिड का लिक्विड बनना मेल्टिंग पॉइंट, वेपराइजेशन, फिर हमने देखा लिक्विड का सॉलिड बनना फ्रीजिंग पॉइंट, फिर हमने देखा गैस का लिक्विड बनना कंडेंसेशन, फिर हमने डायरेक्ट प्रोसेस देखा सॉलिड का गैस सब्लिमेशन और गैस का सॉलिड डिपोजिशन। इतना चीज़ हमने चैप्टर 1 में बहुत अच्छे से, और साथ के साथ इसके अलावा फिर हमने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट एवापोरेशन को भी समझा, ठीक है, उसके फैक्टर अफेक्टिंग को भी देखा, हर एक चीज़ को टेम्परेचर पे देखा, उसकी ह्यूमिडिटी पे देखी, उसकी विंड पे देखी, चीज़ें जो आपके सवाल बने हुए थे, आपने देखा कि प्रीवियस ईयर में भी सवाल आए हुए थे। अब चैप्टर नंबर 2 में आपको पढ़ना होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। देखिए ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, पहला और दूसरा, मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा, हालांकि एनसीईआरटी का 9th की जो केमिस्ट्री होती है, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर, ये जिस भी स्टूडेंट को अगर लगता है कि मुझे केमिस्ट्री अच्छी करनी है तो ये चैप्टर पे पूरा अच्छा कमांड होना चाहिए। केमिस्ट्री अच्छा करना इन द सेंस कि केमिस्ट्री को समझना है, रटना नहीं है। चलिए तो अब हमारा जो मेन आज जो हम लोग देखा, जो देखना है हमें, हमने जो देखा है चैप्टर 1 में कि मैटर होता क्या है, ठीक है। आज हम लोग देखना है हमें क्या कि मैटर की प्योरिटी के बारे में, उसकी शुद्धता के बारे में, ठीक। तो चलिए मैटर्स जिसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, कैटेगराइज किया गया था, एक तो था आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक था आपका केमिकल क्लासिफिकेशन। ये सब चीज़ें हमने देख ली है, अब हमें देखनी है केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन को का भी 2 कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। एक तो आपका होता है प्योर मैटर और एक होता है आपका मिक्सचर, ठीक है। तो सबसे पहले प्योर मैटर्स को समझेंगे और फिर फाइनल हम लोग मिक्सचर को समझेंगे। तो देखिए यहाँ से आपको जो अगर बात किया जाए
तो प्योर मैटर को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, एक होता है आपका एलिमेंट्स और एक होता है आपका कंपाउंड। अब ये सब चीज़ें क्या होती है सब कुछ समझाया जाएगा। फिर एलिमेंट को फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और मेटलॉइड। अब इसको हम एक सेपरेट चैप्टर का ही नाम देते हैं मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। मेटल और नॉन मेटल को इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ते हैं, जहाँ से बहुत भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका कंपाउंड आता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक। नेक्स्ट आपका उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मिक्सचर को, ठीक है। मतलब हमें पढ़ना है किस प्रकार से है, सबसे पहले हमें पढ़ना है आज जो मैटर्स हमने देखा था उसका फिजिकल क्लासिफिकेशन समझा, अब हमें समझना है केमिकल क्लासिफिकेशन को। तो सबसे पहले समझेंगे प्योर मैटर क्या होता है, उसके बाद हम एलिमेंट समझेंगे, उसके बाद हम लोग कंपाउंड समझेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये जो चैप्टर है मेटल और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ये सब एक अलग चैप्टर में ही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग मेनली समझेंगे प्योरिटी को, समझेंगे एलिमेंट्स को, कंपाउंड को और मिक्सचर को, ठीक। क्योंकि ये इसको हमें अलग 10th के चैप्टर में पढ़ना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। सबसे पहले हमने देखा कि हमें ये तीन चीज़ें और एक इंक्लूड करें मिक्सचर को भी पढ़ना है, ये 4 टॉपिक आज हमें ख़त्म करनी है। सबसे पहले समझिए कि प्योर सब्सटेंस होता क्या है, ठीक है। जैसे कि आपने केमिकल क्लासिफिकेशन में मैटर्स का जो केमिकल क्लासिफिकेशन आपने किया है, ठीक है, मैटर्स का जो आपने केमिकल क्लासिफिकेशन किया दो पार्ट में, एक तो आपने प्योर रखा और एक मिक्सचर रखा, ठीक है। तो ये प्योर का डेफिनेशन क्या है हम उसे समझते हैं। देखिए ऐसे हमें क्या लगता है प्योर कोई भी चीज़ क्या है कि जिसमें जितनी कम मिलावटें हों, ठीक है। जैसे कि अगर आप पानी पी रहे हो तो पानी में अगर शक्कर भी मिला दिया जाए, नमक भी मिला दिया जाए, उसमें थोड़ी सी जीरा पाउडर भी मिला दिया जाए, तो आप कहेंगे अब ये जो पानी है क्या आपके लिए पीने लायक सूटेबल है? नहीं, क्योंकि उसमें मिलावट बहुत अधिक हो गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ जो लिखा हुआ है मिलावट अगर आप इंक्रीज़ करते हैं, यानी इंग्लिश में अडल्ट्रेशन, बाइलिंगुअल कंटेंट है ये। अडल्ट्रेशन अगर जितना ज़्यादा होगा आपकी प्योरिटी उतनी ही कम होगी। मतलब आप जितना अधिक कोई भी चीज़ में मिलावट करते हो, ठीक है। जैसे कि अगर आप कोई मतलब कि सब्जी खरीदने गए हो, ठीक है, अगर आपने कद्दू का सब्जी खरीदा है तो वो आपके लिए प्योर कब होगा कि अगर उसमें कोई एक्सटर्नल कोई केमिकल दे करके उस कद्दू को, ठीक है, अगर उसको मतलब कि प्योर नहीं बनाया गया, मतलब कि उसकी शेप एंड आप देखते हो कि किसी कद्दू के साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा, काफ़ी ज़्यादा मोटा आपको देखने को मिलता है। तो क्यों? क्योंकि एक्सटर्नली उसमें कुछ केमिकल कंपाउंड या फिर केमिकल चीज़ उसमें मिला दिया जाता है। तो अब वो क्या कद्दू आपके लिए सेहत के लिए सही है? नहीं, क्योंकि आप उसे बोलते हो उसमें काफ़ी ज़्यादा मिलावट कर दिया गया। इट मीन्स आपके अकॉर्डिंग या फिर हमारे अकॉर्डिंग शुद्ध पदार्थ का डेफिनेशन क्या होता है कि मिलावट जितनी ज़्यादा होगी प्योरिटी उतनी कम होगी, ठीक है। लेकिन हाँ, हम जो केमिस्ट्री में जो बात कर रहे होते हैं, जो केमिस्ट जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने शुद्ध पदार्थ का डेफिनेशन क्या दिया है उसको हमें फॉलो करना होगा। उन्होंने बहुत हट करके चीज़ें बताई है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं मिल्क की, ठीक है, तो मिल्क को हम क्या सोचते हैं, जैसे कि आप कोई भी डेयरी फार्म से प्योर अपनी दूध पैकेट लेकर के आया है, ठीक है, आप बोलते हैं बिल्कुल ये प्योर दूध है, ठीक है। या फिर आप घर के बगल से भी आप गाय के दूध लाते होंगे, आपने कहा होगा कि ये बिल्कुल प्योर दूध है, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप एक केमिस्ट साइंटिस्ट है, ठीक है, रसायन विज्ञान के जो वैज्ञानिक हैं, अगर आप उनसे बात करेंगे तो मिल्क एक इम्प्योर है, ठीक है, मिल्क एक इम्प्योर सब्सटेंस है। क्यों? क्योंकि जो शुद्धता की जो परिभाषा है हमारे अकॉर्डिंग मिलावट जितनी ज़्यादा शुद्धता उतनी कम, प्योरिटी उतनी कम। लेकिन जो केमिस्ट साइंटिस्ट जो हैं उनके अकॉर्डिंग या केमिस्ट्री जो प्योरिटी को डिफाइन करता है उनका डेफिनेशन अलग है। तो बात करते हैं उनके डेफिनेशन की। उन्होंने कहा क्या है कि जो भी वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट है, कि अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप्स ऑफ पार्टिकल, ठीक है। कोई भी पदार्थ शुद्ध वो है, ठीक है, शुद्ध पदार्थ वो होता है जो केवल और केवल सिंगल टाइप्स ऑफ पार्टिकल के बने होते हैं। मतलब शुद्ध पदार्थ एक ही तरह के कणों से बनी होती है। बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा इसका मीनिंग। देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता है कि अब यहाँ क्या लिखा हुआ है कि अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप्स ऑफ पार्टिकल। तो आपको सबसे पहले तो ये समझ में आ रहा है कि ये पार्टिकल्स क्या होता है। मैंने क्या कहा था कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक। यानी कि अगर आपको मैं एक पदार्थ दिया हूँ, यानी कि मिल्क ही दिया हूँ, ठीक है, मिल्क क्या है, लिक्विड है, लिक्विड स्टेट में मिलेगा। तो ये आपका लिक्विड है, ठीक, यानी कि ये मिल्क है, ये क्या है, छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से बने होंगे। अब ये अगर मिल्क अगर प्योर है तो इसके लिए क्या होना चाहिए कंडीशन, ये कंडीशन होना चाहिए कि ये सिंगल टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स के बने होंगे। मतलब इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे
हर पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मतलब एक ही तरह के पार्टिकल से अगर वो बनी होगी तो वो पदार्थ क्या होगा, शुद्ध होगा। लेकिन मिल्क में क्या आपको देखने को मिलता है, ठीक है सुनिए, मिल्क में क्या होता है, वाटर भी होता है, ठीक है फैट होता है, प्रोटीन होती है, उसके अलावा एंजाइम होती है, विटामिन्स होती है, तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है प्रेजेंट, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें इसमें क्या होती है, मिली हुई होती है, ठीक है। मतलब कि एक सिंगल टाइप्स ऑफ पार्टिकल के बना नहीं होता है, इसलिए मिल्क क्या होता है, एक इम्प्योर होता है। अब प्योर का एग्जांपल देखिए, जैसे कि हम यहाँ बात कर रहे हैं कॉपर वायर्स की या फिर एल्यूमिनियम वायर्स की। ये आपका कोई एक वायर है, ये आपका कॉपर वायर है, ठीक है, कॉपर की एक तार है। तो ये क्या है, एक मैटर होगा, क्योंकि इसका अपना एक मास है और कुछ अपना एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होगा, और ये छोटे छोटे पार्टिकल से बने होंगे। तो जब आप कॉपर वायर्स को देखेंगे या कॉपर वायर को माइक्रोस्कोप लेवल पे जा करके जब तोड़ करके उसका ब्रेकडाउन करके जो आपको चीज़ें मिलेगी, देखने को मिलेगी, तो ये जो पार्टिकल्स आपको मिलेंगे केवल और केवल कॉपर्स के ही पार्टिकल्स मिलेंगे। इट मीन्स जो डेफिनेशन बोला था कि सिंगल टाइप्स ऑफ पार्टिकल, मतलब एक ही टाइप के पार्टिकल्स अगर आपको मिल रहा है तो वो क्या होगा, आपका प्योर होगा। तो कॉपर वायर्स हो गया। दूसरा एग्जांपल गोल्ड। गोल्ड को जब आप तोड़ोगे तो तोड़ने के बाद फाइनली आपको जो भी पार्टिकल्स मिलेंगे केवल और केवल आपको गोल्ड के ही पार्टिकल्स मिलेंगे, ना तो आपको वहाँ पे सिल्वर का कोई पार्टिकल मिल जाएगा या फिर एल्यूमिनियम का पार्टिकल, केवल और केवल आपको गोल्ड के ही पार्टिकल्स आपको देखने को मिलेगी। इट मीन्स वो भी क्या होगा, प्योर होगा। दूसरा एग्जांपल सॉल्ट। अब देखिए सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। अब आप सॉल्ट कोई भी कंपनी का खाओ, ठीक है, चाहे समुद्र से निकाला गया वो नमक है, आपको उसमें केवल और केवल सोडियम ही मिलेगा और केवल और केवल क्लोरीन ही मिलेगा, ठीक है। अब आपके मन में एक दुविधा आ रही होगी कि अभी आपने सर डेफिनेशन में क्या बोला कि अ प्योर सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ शुद्ध वो होगा जो केवल और केवल सिंगल टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स के बने होंगे। लेकिन अभी मैंने बोला सॉल्ट में NaCl यानी कि दो पार्टिकल्स, सोडियम के भी और क्लोरीन के भी। लेकिन समझिए, अगर आपने कोई एक्स कंपनी का सॉल्ट खाया है, आपने कोई वाई कंपनी का सॉल्ट खाया है, या फिर आपने खुद समुद्र से ही, सी से ही आपने सॉल्ट को निकाला है, तो इस सॉल्ट में और इस सॉल्ट में क्या सोडियम क्लोरीन के अलावा क्या फ्लोरीन प्रेजेंट मिलेगा, क्या ऑक्सीजन मिलेगा, नहीं मिलेगा। केवल और केवल ये दो एलिमेंट्स ही देखने को आपको मिलेगी, ठीक है, यानी कि ये दो एटम्स ही आपको देखने को मिलेगी। यानी कि केवल और केवल सोडियम और क्लोरीन के ही पार्टिकल्स आपको देखने को मिलेगी, इसलिए ये प्योर है। अब जैसे कि आप बोलेंगे वाटर H2O, आप पानी किसी का भी पीजिए, ठीक है, चाहे नदी की पानी पीजिए, चाहे समुद्र की पानी पीजिए, चाहे तालाब की पानी पीजिए, वहाँ आपको केवल और केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ही पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे, इसलिए पानी भी क्या होगा, आपका प्योर होगा। तो प्योर का डेफिनेशन आपको समझ में आ रहा होगा, मतलब उसको मिलावट से आप उसको ना कंपैरिजन करके आप ये देखिए कि उसके जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उसके पार्टिकल्स जब आप अभी जैसे कि मैंने कहा कि पानी का एग्जांपल, कि आपने समुद्र का पानी पिया, नदी का पानी पिया या तालाब का पानी पिया, या आप घर में मिनरल्स वाटर जो भी पी रहे हैं, तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा क्या वो वाटर का कोई कंपाउंड बन सकता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बिना? नहीं बन सकता। इट मीन्स उसमें केवल और केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है, इसलिए वो क्या है, प्योर है। तो प्योर का डेफिनेशन ये है कि वो केवल और केवल सिंगल टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स के ही बने होंगे, जैसे कि सॉल्ट, सोडियम और क्लोरीन के अलावा आपको उसमें और कुछ नहीं मिलेगा, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। डायमंड में आपको, डायमंड को जब आप देखते हो तो उसमें जो पार्टिकल्स आपको देखने मिलेंगे केवल और केवल डायमंड्स के ही पार्टिकल्स होंगे, उसके अलावा आपको कोई और पार्टिकल्स आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए वो क्या है, प्योर है, ठीक है। तो ये कंफ्यूज ना हो कि आपका सॉल्ट में सोडियम जैसे कि सोडियम और क्लोरीन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे दो टाइप्स के पार्टिकल्स आ गए हैं, ठीक है, ये सोडियम के और क्लोरीन के। तो लेकिन एक चीज़ तो देखिए कि सॉल्ट में केवल और केवल सोडियम और क्लोरीन के ही पार्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे, चाहे आप कहीं का भी सॉल्ट खाएं, समुद्र का सॉल्ट खाएं, जहाँ का भी सॉल्ट खा रहे हो, ठीक है। चीज़ें क्लियर हुई, प्योर की डेफिनेशन समझ में आया। अब आप ये डेफिनेशन यही याद रखेंगे कि कहीं भी मिलावट जितनी ज़्यादा हो रही है तो वो इम्प्योर हो गया, ऐसी बातें नहीं है। अभी हमें जैसे लगता था कि हम जो मिल्क खा रहे होते हैं, ठीक है, या पी रहे होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा प्योर मिल्क है, लेकिन साइंटिस्ट उसे बोलते हैं कि इस मिल्क को आप फ्रेश कह सकते हो, बट इसे आप प्योर नहीं कह सकते, क्योंकि मिल्क में क्या है, फैट के भी पार्टिकल्स हैं, विटामिन्स के भी पार्टिकल है, प्रोटीन्स के भी पार्टिकल है, वाटर्स के भी पार्टिकल है, एंजाइम के भी पार्टिकल्स है, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें मिले हुए हैं, ठीक है।
कोई एक टाइप का पार्टिकल्स आप कहीं अब दूसरा कंपनी में आप जब जाओगे दूध, तो हो सकता है कि उसमें मिल्क की वाइटनेस जो होती है थोड़ा सा और ज़्यादा, मतलब कि लगे कि हाँ बहुत ही ज़्यादा फ्रेश मिल्क आपको मिल रहा है, तो उसमें कुछ वाइट कलर की कुछ आपको उसमें कुछ चीज़ें मिला दिया जाए, ठीक है, पिगमेंट कुछ चीज़ का मिला दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए अभी आपने देखा होगा कई सारी एडवर्टीजमेंट की मिल्क की शुद्धता के लिए आपको बोला जाता है कि ये टेस्ट आप घर में करके कर सकते हैं, पता है कि ये मिल्क प्योर है या नहीं है, मतलब फ्रेश है या नहीं है, इसलिए मिल्क आपका प्योर नहीं होगा। तो प्योर की डेफिनेशन क्या है? अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप्स ऑफ पार्टिकल। तो ये अभी आपका क्लियर होता है क्या है प्योरिटी का डेफिनेशन। अब हम चलेंगे प्योर के बाद एलिमेंट्स में और उसके बाद कंपाउंड्स को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए अभी हमने कहा कि प्योर का डेफिनेशन क्या कहा कि प्योर वो होता है, ठीक है, वो सब्सटेंस को हम प्योर कह सकते हैं जो केवल और केवल सिंगल टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स के बने होंगे, ठीक है। क्या मैंने कहा? सिंगल टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स के बने होंगे। अभी तक हमने चैप्टर 1 से सुनते आए हैं पार्टिकल्स पार्टिकल्स पार्टिकल्स, ठीक है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। लेकिन अब ये पार्टिकल्स के भी टाइप्स हैं। अब हम देखिए पार्टिकल्स को थोड़ा सा ब्रॉड मैनर में आपको लेकर के चल रहे हैं। कह लें तो जैसे कि अभी आपको एक रूम में दिखाया था, अब एक रूम से आपको मैं अब इंटर करवा रहा हूँ सेकेंड रूम में। अब पूरे महल में आपको, जैसे कि आपको महल के बारे जानकारी लेनी है, केमिस्ट्री की जानकारी लेनी है, तो अब इस रूम से निकल करके, क्योंकि पहले आपको इस रूम का तो स्ट्रक्चर पता चल जाए कि ये पार्टिकल्स होता क्या है। तो पार्टिकल्स होता क्या आपको समझ में आ गया। प्योर किसी को भी कहना है तो कैसे कहेंगे कि अगर वो केवल और केवल सिंगल टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स के ही बने होंगे, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही केवल आपका वाटर बनता है इसलिए वो प्योर है। शुगर सॉल्ट सोडियम और क्लोरीन से ही बनता है इसलिए वो क्या है, आपका एक प्योर पार्टिकल्स है। उसी प्रकार आपका अगर कॉपर वायर की बात कर लिया जाए, एल्यूमिनियम वायर की बात कर लिया जाए, तो उसमें आप जब देखोगे तो केवल कॉपर की ही पार्टिकल्स देखने को मिलेगी। लेकिन ये जो पार्टिकल्स मैं जो कह रहा हूँ, ये पार्टिकल्स के भी बोल लें तो टाइप्स ही होते हैं, ठीक है, आप इसको टाइप्स कह सकते हैं। एक होता है पार्टिकल्स यानी कि एटम्स के पार्टिकल्स होंगे, या फिर मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स होंगे, या फिर आयंस के पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। हिंदी में एटम्स को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। मॉलिक्यूल्स को हिंदी में हम अणु का नाम देते हैं, और आयंस को आप आयन ही कहते हैं हिंदी में, ठीक है। ये क्या है एटम, ये मॉलिक्यूल्स और ये आयंस हम आपको समझाएंगे। लेकिन अगर आपको कहीं भी समझ में आपको बोला जाए एटम्स, तो आपको ये समझना चाहिए कि ये पार्टिकल्स ही हैं, यानी कि ये एटम्स के पार्टिकल से बना हुआ मैटर है। मतलब मैं 3 फिगर बना रहा हूँ, ठीक है, इस 3 फिगर से चीज़ें को आप थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना समझ सकते हैं। जैसे कि ये कोई एक मैटर है, मैंने इसका नाम दिया एक्स मैटर, ये हो वाई मैटर यानी कि वाई पदार्थ है, ठीक है और ये जेड मैटर है यानी कि जेड पदार्थ है। ये क्या चीज़ से बने होंगे? मैटर है यानी कि पार्टिकल इससे बने होंगे, ठीक है, इसका अपना मास होगा, ये ऑक्यूपाई कर रहा होगा स्पेस। लेकिन ये जो एक्स में, ठीक है, एक्स मैटर में जो पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स का हमने कहा है कि ये एटम्स पार्टिकल्स है। तो आपको ये समझ में आ रहा है ना कि ये एटम्स के पार्टिकल है, ठीक है, ये पार्टिकल्स को ही एटम नाम दिया गया है, ठीक। अब उसको डिफरेंशिएट कैसे कहेंगे कि आप किसको मॉलिक्यूल्स कहेंगे, किसको एटम्स कहेंगे, किसको आयंस कहेंगे, हम अभी समझेंगे। पहले ये समझ लिए कि एटम और मॉलिक्यूल्स और आयन कोई अलग चीज़ नहीं है, वो पार्टिकल्स ही हैं, ठीक है, ये पार्टिकल्स ही होते हैं। अगर आपको एटम मॉलिक्यूल्स या आयंस कहा जा रहा है तो ये कुछ और चीज़ नहीं है, पार्टिकल्स ही है। लेकिन पार्टिकल्स को भी कैटेगराइज कर दिया गया यहाँ पे। अब वाई मैटर का जो पार्टिकल है वो क्या है? मॉलिक्यूल्स है, और जेड के जो पार्टिकल्स है वो क्या है? आयंस है। तो अब चलिए समझते हैं एक एक करके कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस कैसे हम इसको समझेंगे। अभी ये समझ में आ गया कि एटम्स की अगर बात की जाए तो वो क्या है? पार्टिकल्स ही है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स क्या है? पार्टिकल्स ही है। आयंस भी क्या है? पार्टिकल्स ही। मतलब ये पार्टिकल्स जो होते हैं, यहाँ मैंने क्या लिखा है, ये जो पार्टिकल्स, जो हम पार्टिकल्स की बातें कर रहे थे, ये एटम हो सकते हैं, या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या फिर आयंस हो सकते हैं। यही 3 चीज़ होते हैं। कोई भी मैटर, मैंने जब चैप्टर 1 में मैंने ये क्यों नहीं बताया, क्योंकि अगर आपको पार्टिकल्स पहले हमें जो समझाना था, तो हमें हमेशा कहते आ रहा था कि सॉलिड इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, ठीक है, लिक्विड इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, गैस इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। लेकिन ये पार्टिकल जो होते हैं, ये एटम पार्टिकल्स हो सकते हैं, या फिर मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स हो सकते हैं, या फिर आयंस के पार्टिकल्स होते हैं। तो अब आइए समझते हैं एटम्स के बारे में। यहाँ लिखा हुआ है क्या एटम्स के बारे में? बेसिक यूनिट ऑफ मैटर्स, ठीक है। कोई भी मैटर, देखिए इसको हम समझाते हैं एग्जांपल से। आपके पास एक कागज दिया गया, ठीक है,
आप इस कागज़ को तोड़िए, ठीक है, मतलब कागज़ को आपको फाड़ना है। आपने इस कागज़ को फाड़ करके फिर इसको इतना छोटा कर दिया, ठीक है, फाइनली फिर से आपने इस कागज़ को फाड़ा, इतना छोटा किया, फिर इतना छोटा किया, फिर फाइनली इतना छोटा कर लिया। अब जो है आपके हाथ से ये कागज़ जो है नहीं फट रहा, तो आपने माइक्रोस्कोप लाया, माइक्रोस्कोप से इसको फाड़ने की कोशिश की, फाइनली माइक्रोस्कोप से आपने जब इस कागज़ को फाड़ा तो उसका एक टुकड़ा आपको इस प्रकार से मिला है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये एक टुकड़ा है, ये जो बिल्कुल पॉइंट सा है। अब मुझे ये बताइए, क्या फाइनली ये जो एक टुकड़ा जो मिला है, क्या अब आप इसका ब्रेक डाउन कर सकते हैं, इसको आप डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। मतलब एटम हम उसको बोलते हैं जिसको आप फर्दर क्या कर सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते हैं। मतलब वो एक स्टेट होता है एटम कि सबसे छोटा आप बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हैं कोई भी मैटर का सब उसका ब्रेक डाउन करने के बाद जो भी चीज़ हमें मिलती है जिसको आप फर्दर क्या कर सकते हो, डिवाइड नहीं कर सकते हो, हम उसको क्या कहते हैं, एटम। एक और एग्जांपल समझिए, जैसे कि घर को जो बनाया जाता है ईंट से, ठीक है, जो ईंट से आपका बनाया जाता है, ये ईंट का आपने क्या किया, ब्रेक डाउन किया। तो ये ईंट था, आपने उसको तोड़ा, इतना छोटा किया, फिर उसको हथौड़ी से तोड़कर इतना छोटा किया, और भी छोटा करके इतना छोटा कर दिया, ठीक है। और कोई मशीन से आपने इसको तोड़ करके बिल्कुल एकदम ये जो बना हुआ था, क्या चीज़ हमने देखा कि ये मान के चलते हैं कुछ एक छोटे छोटे एकदम सैंड के पार्टिकल से बने हुए थे, इतना छोटा ये मतलब टुकड़ा आपको मिल गया ईंट का, ठीक है। अब आपने कोई भी मशीन लाया तो अब इसको आप फर्दर क्या किए, ब्रेक डाउन नहीं कर पाए। मतलब ये ईंट का जो सबसे छोटा, ठीक है, सबसे छोटा जो टुकड़ा मिला है, यही क्या होगा, आपका एटम होगा। समझ में आया एटम क्या होता है? अब मुझे ये बताइए बताइए, जब आपने ईंट का सबसे छोटा टुकड़ा आपको जो ये मिला, ठीक है, अगर यही टुकड़ा को अगर इस प्रकार से हम पूरे जोड़ दिया जाए इस टुकड़े को, ठीक है, मिला मिला करके फिर से आप क्या कर सकते हैं, इस ईंट को भी बना सकते हैं। तो यहीं पर ये चीज़ लिखी गई है कि बेसिक यूनिट ऑफ मैटर होता है, यानी कि कोई भी पदार्थ का जो बेस होता है, जैसे घर का बेस बनाने के लिए पिलर, अगर पिलर अगर नहीं होता तो आपका घर खड़ा नहीं होता। उसी प्रकार अगर जो ईंट था, ईंट का जो छोटा सा टुकड़ा था, छोटा सा टुकड़ा को ही हमने क्या, जिसको फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, फर्दर आप क्या कर सकते हो, उसको डिवाइड नहीं कर सकते, आपने उसको क्या कह दिया, एटम्स कह दिया, ठीक है। अब यही एटम्स को, ठीक है, यही जो ईंट का जो टुकड़ा था, फिर आप इसको क्या करेंगे, कंबाइन करना शुरू कर देंगे, ठीक है, एक प्रोसेस के तहत। तो फिर फाइनली आपको एक बड़ा सा जो ईंट आपको था वो आपको ईंट मिलते हुए दिखेगा। जैसे कि कागज़ का टुकड़ा को जो आपने फाड़ा, फिर इतना बड़ा कागज़ था, उसको तोड़ करके इतना छोटा सा टुकड़ा में ले आया, फिर यही पूरा टुकड़ा जो था उसको सबको क्या किया, एक साथ आपने मिला करके फेविकोल से साट करके, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये अपना फिजिकली आप हाथों से तो नहीं कर सकते। इसके लिए आपको कुछ ऐसा इक्विपमेंट, आपको मशीन चाहिए जो आप फिर से इसको क्या करेंगे, कागज़ का फॉर्म में दे देंगे, यानी कि फिर से वो आपका क्या होगा, मैटर बन जाएगा। यानी कि सबसे छोटा जो आप उसको फर्दर क्या कर सकते हो, डिवाइड नहीं कर सकते, उसको आपने क्या नाम दिया, एटम। तो एटम समझ में आया क्या है? एटम क्या है, पार्टिकल्स है, और पार्टिकल्स सॉरी एटम्स क्या है, कोई भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम आप बोल सकते हो कि क्या है, कण है। अब देखिए, ये जो आपको बताया गया था साइंटिस्ट के द्वारा, ये जो बताया गया ये कुछ दिन तक सही रहा, क्योंकि फर्दर जब साइंटिस्ट ने डिस्कवरी किया तो उन्होंने देखा कि एटम्स के अंदर भी कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। मतलब हम अभी तक जो समझते आ रहे थे कि ये जो एटम है, ठीक है, ये सबसे सूक्ष्मतम कण है, अब फर्दर हम इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए अब ये जो है फाइनल, अब इसका ब्रेकडाउन नहीं हो सकता। लेकिन जब साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की है तो देखा गया कि इसका भी ब्रेकडाउन हुआ है, और एटम का जब ब्रेकडाउन हुआ तो देखा गया कि इसके अंदर एक सेंटर में इस तरह से गोल स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और इसके अराउंड में, ठीक है, इसका नाम दिया गया न्यूक्लियस, इसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है। मतलब हमने अभी तक देखा कि एटम जो है सबसे सूक्ष्मतम कण है, लेकिन जब बाद में डिस्कवरी हुई तो देखा गया एटम से भी छोटा छोटा कण प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो एटम्स के अंदर ही प्रेजेंट है। मतलब जो कागज़ का जो टुकड़ा आपके पास था, जिसको आपने कहा कि अब इसका फर्दर ब्रेकडाउन नहीं हो सकता, अब लेकिन बाद में साइंटिस्ट आए और इस पर डिस्कवरी जब हुआ तो देखा गया इस कागज़ के टुकड़े के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है।
इसका मतलब उससे भी सूक्ष्मतम कण प्रेजेंट है, क्या है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो ये सब अभी हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे नहीं जाएंगे, वो सब एटॉमिक स्ट्रक्चर में चलेंगे, ठीक है। देखिए ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का बेस बन रहा है ये आज का टॉपिक, और आज के टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो पहले आपको ये क्लियर हुआ एटम्स क्या होता है, बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। जैसे कागज का टुकड़ा को फर्दर आपने जो डिवाइड करके आपके हाथ में जो मिला जो टुकड़ा, वो आपका क्या हो गया, एटम्स हो गया, ठीक। जैसे कि आपके पास सोडियम है, ठीक। सोडियम का इतना बड़ा सा टुकड़ा था, आपने इसका ब्रेकडाउन किया, इसका ब्रेकडाउन करते करते आपको फाइनल इतना छोटा सा टुकड़ा मिल गया। अब ये टुकड़ा इसका फाइनल, अब इसका क्या हो सकता है, डिवीज़न नहीं हो सकता है, तो इसको हमने क्या नाम दिया, ये हो गया आपका एटम। क्लियर। तो वहाँ यहाँ वही चीज़ लिखा गया कि बेसिक यूनिट ऑफ मैटर होता है, ठीक है। पदार्थ का एक बेसिक यूनिट होता है, बेसिक इकाई होता है। कोई भी मैटर हो वो बना होगा एटम से ही, ठीक है। चाहे कोई भी एटम ले लीजिए, सॉरी कोई भी पदार्थ आप ले लीजिए, सोडियम ले लीजिए, क्लोरीन ले लीजिए, फ्लोरीन ले लीजिए, चेयर, कोई भी आपका चेयर है, लकड़ी है, ठीक है, तो वो क्या है, एक पदार्थ ही है। तो आपने इसको तोड़ा तो फाइनली ये जो छोटा सा टुकड़ा जो मिलेगा, जिसको फर्दर आप तोड़ नहीं पाओगे, तो उसको क्या नाम दोगे, एटम। तो एटम से ही किसी भी चीज़ का क्या होगा, निर्माण होगा। लेकिन ये कुछ दिन तक सही था, जब इसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी। जब इसकी डिस्कवरी हुई तो देखा गया कि एटम से भी सूक्ष्मतम कण एटम के अंदर प्रेजेंट है, क्या क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक। उसके अंदर न्यूक्लियस देखा गया, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और न्यूक्लियस के अराउंड देखिए एटम का स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ, ये एटम हो गया, बीच में न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। इसको नाम दिया जाता है न्यूक्लियस, ठीक है। और इसके अंदर प्रेजेंट है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और इस न्यूक्लियस के अराउंड ही आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ऑर्बिट में। तो ये सब ऑर्बिट, कितने ऑर्बिट होते हैं, कितने डिस्टेंस में होते हैं, कैसे ऑर्बिट का डिस्टेंस निकाला जाता है, ये सब एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये बेस है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। तो एटम को अब हम देखते हैं, काफ़ी दिनों तक यही माना गया कि एटम जो होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर होता है, लेकिन जो फर्दर डिवाइड, मतलब जो क्या होता है एटम, जो फर्दर क्या हो सकता है, डिवाइड या टूट ना सके। जैसे कागज़ का टुकड़ा जो आपको था, अब उसको फर्दर आप तोड़ नहीं सकते, तो उसको आपने क्या नाम दिया, एटम का नाम दिया। लेकिन जब वैज्ञानिक ने डिस्कवरी की तो देखा गया एटम को भी डिवाइड किया जा सकता है। एटम के अंदर उनको क्या देखने को मिला, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की फिर बाद में खोज हुई थी, ठीक है। चैडविक साहब आए थे, गोल्डस्टीन साहब आए थे, ये सब चीज़ें। तो आपका ये पहला चीज़ तो आपका क्लियर हो गया, एटम्स क्या होता है। अच्छा, एटम्स क्या है, पार्टिकल्स को ही एटम कहा जा रहा है, ठीक है। अगर मॉलिक्यूल कहीं बोल दिया जाए तो आपको परेशान नहीं होना, मॉलिक्यूल्स कहा जा रहा, मतलब पार्टिकल्स का टाइप ही है मॉलिक्यूल्स, मतलब ये है, देखिए ये पार्टिकल्स है, ठीक है। ये पार्टिकल्स का आपका टाइप है तीन, एक हो गया आपका एटम, ये हो गया मॉलिक्यूल्स, ये हो गया आयंस, ठीक है। अगर एटम बोला जा रहा है यानी पार्टिकल्स की बात की जा रही है, मैटर्स बोला जा रहा है, सॉरी मॉलिक्यूल्स बोला जा रहा है तो पार्टिकल्स की बात की जा रही है, ठीक है। ये रहा अभी तक की बात एटम्स की, ये आपका स्ट्रक्चर मैंने बताया, न्यूक्लियस, ये एटम और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उसके अंदर प्रेजेंट है। अब हम समझते हैं कि मॉलिक्यूल्स किसको बोलते हैं, ठीक है। देखिए मॉलिक्यूल्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का डेफिनेशन होता है कि कम्बिनेशन ऑफ एटम। जब एटम क्या करता है किसी ग्रुप में, ठीक है, जब एटम किसी ग्रुप में मिल जाए, ठीक है, तो ग्रुप ऑफ एटम को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मॉलिक्यूल्स को हिंदी में कहते हैं अणु। मतलब कहने का अर्थ ये है, जो कागज़ का टुकड़ा जो था, ठीक है, जो आपने इसको क्या किया, फाड़ा, इतना छोटा किया, फिर इसको फाड़ा, इतना छोटा हुआ, फिर इसको किया इतना छोटा, फिर फाइनली इतना छोटा, फिर इतना छोटा, फाइनली जो इसका ये जो आपको मिला है ये एटम, जो इसका फर्दर डिवीज़न नहीं होता है। इसी प्रकार इसके साथ ये जो एटम मिला, अब इसमें एक और एटम आपने एक साथ ले आया, कागज़ के टुकड़े को एक और कागज़ का टुकड़ा ले आया, तो अब देखिए आप क्या कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ एटम कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि एटम का क्या कर रहे हैं, परमाणु का क्या कर रहे हैं, आप ग्रुप बना रहे हैं, और इस ग्रुप को ही कहते हैं हम क्या, मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स क्या है, पार्टिकल्स ही है। मैंने कहा था ना, पार्टिकल्स का टाइप ही क्या है, मॉलिक्यूल्स। पार्टिकल का टाइप से क्या है, एटम। लेकिन एक एटम अलग कैटेगरीज में कर दिए हम इसको, मॉलिक्यूल्स को अलग कैटेगरीज में कर दिए। एटम किसको कहें, जो किसी भी पदार्थ का सबसे बेसिक यूनिट होगा या सबसे सूक्ष्मतम कण होगा। लेकिन बाद में फिर हमने जब एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़नी है तो हम देखेंगे कि इसमें भी से भी सूक्ष्मतम कण कुछ होता है। लेकिन अभी समझिए कि एटम क्या है, सबसे सूक्ष्मतम कण है। एटम क्या है, सबसे सूक्ष्मतम कण है। एटम है क्या, तो पार्टिकल्स का टाइप है। मॉलिक्यूल्स क्या है, तो एटम का ग्रुप को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ हमने तीन एटम्स लिए हुए, ठीक है, तीन एटम्स ले लिए, ठीक। यहाँ लिखा हुआ है आपका H2O। अब समझिएगा H2O को किस तरह से आपको समझना है, आपको मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। देखिए H2O है, H2O में यानी कि H2O का अर्थ क्या है, वाटर। तो वाटर में क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन और
ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, जब आप हाइड्रोजन का ब्रेक डाउन करेंगे, फाइनल आपको जब ब्रेक डाउन करते हैं, जब फाइनल एकदम ब्रेक डाउन तोड़ने के बाद, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, एक तो हाइड्रोजन के एटम मिलेंगे, ठीक है, और ऑक्सीजन का एटम मिलेगा। ठीक है, हाइड्रोजन का एटम मिलेगा और ऑक्सीजन का एटम मिलेगा। ठीक है सर, अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन के, समझिएगा, मैं इसको और थोड़ा सा बेसिक में लेके चलता हूँ, H2O। ठीक है, यानी हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने एटम होंगे, H और एक क्या होगा आपका ऑक्सीजन होगा बिल्कुल। अब इस हाइड्रोजन का ब्रेक डाउन करेंगे तो इसका एक छोटा सा टुकड़ा मिलेगा, इसको जब आप ब्रेक डाउन करेंगे तो इसका एक छोटा सा टुकड़ा मिलेगा, और जब आप ऑक्सीजन का ब्रेक डाउन करेंगे तो इसका छोटा सा टुकड़ा मिलेगा। ठीक है, तो अब ये जो छोटा सा टुकड़ा मिला, इसको हमने क्या नाम दिया, मैंने क्या बोला था, सबसे सूक्ष्मतम कण किसी भी पदार्थ का वो क्या होता है, एटम होता है, यानी कि ये क्या हो गया, एटम्स हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन का सबसे सूक्ष्मतम कण ये हो गया एटम, ये भी हाइड्रोजन का सूक्ष्मतम कण हो गया एटम, और ये ऑक्सीजन का सूक्ष्मतम कण हो गया एटम। अब हमने क्या किया, इस हाइड्रोजन के सबसे सूक्ष्मतम कण को यहाँ ले आया, इसको भी हमने यहाँ ले आया, ठीक है, और इसको भी हमने यहाँ ले आया। ठीक है, अब हमने इसको क्या किया, कंबाइन कर दिया। जैसे ही कंबाइन कर दिया, यानी कि ग्रुप ऑफ एटम हो गया, यानी इसको हम अब क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल्स कहेंगे। ठीक है, समझ में आया कि मॉलिक्यूल्स क्या होता है, एटम्स क्या होता है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं आयंस के बारे में, हम समझते हैं। ठीक है, देखिए आयंस क्या होता है, आयंस का जब भी आपको कहीं भी देखने को मिले आयंस, तो आयंस का मतलब क्या होता है, उस पर कोई चार्ज का प्रेजेंट होना। ठीक है, मतलब उसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज करना, और नेगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गेन करना। देखिए सिंपल समझिए, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इसको लाने का थोड़ा सा कोशिश करेंगे हम। पॉजिटिव मतलब क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को आप क्या कर रहे हैं, दान में दे रहे हैं। तो देखिए जब आपके पास पैसा बहुत अधिक हो जाता है, तब आप क्या करते हैं, कुछ पैसे आप दान में देते हैं, यानी आपके पास पॉजिटिव, यानी कि सरप्लस में आपका क्या है, आपके पास मनी है, यानी कि आपका पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज हो गया। यानी कि आप पॉजिटिव चार्ज देख रहे हो, मतलब आप अपने अकाउंट से कुछ पैसा बाहर निकाल रहे हो, यानी कि आप अपने अकाउंट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हो। माइनस में मतलब कि आप कर्ज में डूब गए हो, यानी कि आप कर्ज में डूब गए हो, इसलिए आपके ऊपर माइनस चार्ज, इसलिए आप इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, पैसे क्या कर रहे हैं, दूसरे से आप ले रहे हो। तो प्लस और माइनस का कंसेप्ट क्लियर, प्लस मतलब देना, माइनस का मतलब लेना, यानी कि सरप्लस आपके पास मनी हो गया, इसलिए आपने दान में दिया, तो पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए किसी भी एटम्स को, यहाँ पे आप देख रहे हैं सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो अब ये देखिए, अगर अभी हमने जो केवल लिखा था, इस प्रकार से केवल लिखा था Na, ठीक है, ओ, तो ये कहीं भी आपको कोई भी चार्ज आपको देखने को मिल रहा है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, नहीं मिल रहा देखने को। देखिए कोई चार्ज नहीं देखने को मिल रहा, यानी ये क्या है आपका, ये एटम है। ठीक है, लेकिन ये कैसा एटम है, तो ये न्यूट्रल एटम हम इसको नाम देते हैं, उदासीन परमाणु बोलते हैं। ठीक है, न्यूट्रल एटम यानी कि उदासीन परमाणु बोलते हैं। लेकिन यहीं आपको क्या कर दिया गया, सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज दे दिया गया, यानी इस सोडियम ने क्या किया है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, दान कर दिया है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को दान कर दिया है। अभी आपको समझ में आ रहा है, ये सोडियम क्या है, एटम है। और मैंने क्या बोला था कि बाद में डिस्कवरी हुआ तो इसके अंदर देखा क्या गया कि इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो सोडियम के पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अभी इसके पास कितना है, 11 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अब इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दान में दे दिया, तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन पड़ गए, बच गए, तो 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं, यानी कि ये आयंस के पार्टिकल से बने होंगे। ये आपका ये क्या होगा, आयंस के पार्टिकल से बने होंगे, और ये एटम्स के पार्टिकल से बने होंगे, क्योंकि ये न्यूट्रल एटम है। तो ये आयंस क्या है, तो वो पार्टिकल्स ही है आयंस, समझ में आया। तो एटम्स क्या है। अच्छा एक चीज़ ये बताइए, आपकी कोई भी इलेक्ट्रॉन को अगर लूज़ करता है या फिर गेन कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन, क्यों करता है, तो आपको पता है स्टेबिलिटी के लिए, ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए। अपने 72 कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन या फिर 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है या गेन करता है या फिर शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, ये सब डिटेल चलेंगे हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में।
ये न्यूट्रल एटम आपको समझ में आ गया। जैसे कि ये फ्लोरीन लिखा हुआ, तो इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, तो यानी कि इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। तो ये सब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे अभी आपको जाना नहीं है, बस आपको समझाना है कि एटम्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है और आयंस क्या होता है। ये समझ में आ गया। ये तीनों है क्या, तो ये तीनों पार्टिकल्स ही है जो हमने अब तक सब पढ़ते आए थे फर्स्ट चैप्टर में। छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं, तो या तो ये छोटे छोटे एटम से बने होंगे, या तो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बने होंगे, या ये छोटे छोटे आयन से बने होंगे। ठीक है, अब ये रहा। अब कुछ चीज़ें और समझते हैं, जैसे कि यहाँ आपको दिया गया है सॉल्ट। अब आपको समझाएंगे, जो अभी हम आपको समझाएं एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, उसका एग्जाम्पल को अब हम समझाते हैं आपको। जैसे कि यहाँ दिया गया है सॉल्ट। सॉल्ट में यहाँ क्या, सबसे पहले ये बताइए सॉल्ट आपका प्योर है कि नहीं, पहले तो ये क्लियर करिए। तो आप बोलेंगे बिल्कुल सॉल्ट का फार्मूला होता है NaCl, तो आप कहीं का भी सॉल्ट खाएंगे वहाँ पे सोडियम और क्लोरीन ही केवल मिलेगा, यानी कि सॉल्ट क्या है, प्योर है। चलिए ठीक है। अच्छा, ये जो नमक है ये पार्टिकल से, अच्छा ठीक है, ये सॉल्ट क्या है पहले ये बताइए, मैटर्स है या नहीं, तो बिल्कुल मैटर्स है। मैटर में ये प्योर है, बिल्कुल मैटर्स, यानी कि इसके पास क्या होगा, मास होगा, अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, और मैटर है तो ये क्या होगा, छोटे छोटे पार्टिकल से बने होंगे। ये क्या होगा, मैटर्स है तो ये क्या होगा, छोटे छोटे पार्टिकल से बने होंगे। अब हमें इतना तो पता चल गया है कि ये पार्टिकल्स का कुछ नाम होगा, या क्या नाम हो सकता है, या तो एटम नाम होगा, या तो ये मॉलिक्यूल्स नाम होगा, या फिर आयंस नाम होगा। एटम किसको बोलते हैं बता दिए हैं, मॉलिक्यूल्स किसको बोलते हैं बता दिए, आयंस किसको बोलते हैं बता दिए। इस वीडियो को 2 बार जब तक नहीं देखेंगे तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होगी। अब आते हैं कि सॉल्ट जो मैटर है ये कौन से पार्टिकल से बना हुआ है, मतलब ये एटम पार्टिकल से बना है, या मॉलिक्यूल्स पार्टिकल से बना है, या फिर आयंस के पार्टिकल से बना, इसको अब हम समझते हैं। ठीक है, तो देखिए सॉल्ट का फार्मूला आता है NaCl। मतलब ये जो सॉल्ट का जो मैटर है, यहाँ पे जो पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे सोडियम और क्लोरीन का पार्टिकल्स। तो जब सोडियम और क्लोरीन का जब ब्रेकडाउन होता है, तो ब्रेकडाउन होने के बाद क्या देखने को मिलता है, सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज, क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज। मतलब इसमें जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे उस पार्टिकल को आप क्या कहेंगे, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस। तो आप देख रहे हैं कि जब भी कोई भी एटम्स के ऊपर अगर चार्ज आ जाए पॉजिटिव नेगेटिव, तो वो क्या कहलाता है, आयंस। इट मीन्स सॉल्ट का जो निर्माण होगा, सॉल्ट इज मेड अप ऑफ आयंस पार्टिकल्स। ठीक है, किस कणों से बना होगा, आयंस के कणों से ये बना होगा, यानी इसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, आयंस के फॉर्म में होंगे। क्लियर। नेक्स्ट, अब हाइड्रोजन गैस की बात की जाए। देखिए हाइड्रोजन गैस, जब भी गैस हो तो आपको याद रखना है 2 लिखा होगा, नाइट्रोजन गैस N2, ऑक्सीजन गैस O2। और केवल अगर ऐसे लिखा हुआ ऑक्सीजन तो आप इसे ऑक्सीजन पढ़ेंगे, हाइड्रोजन इसे पढ़ेंगे, गैस नहीं पढ़ेंगे। गैस का ये रिप्रेजेंटेशन होता है क्या, यहाँ पर सिंबल जो लिखेंगे H2 लिखेंगे। अब देखिए हाइड्रोजन गैस जो है क्या है, एक मैटर है, क्योंकि इसका अपना कुछ वेट होगा, मास ऑक्यूपाई, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो ये अगर मैटर है तो ये भी एक पार्टिकल से बना होगा। अभी ये पार्टिकल्स क्या है, एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, या फिर आयंस है, तो इसको समझते। देखिए हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस ये जो आपके पार्टिकल्स होंगे, जब हाइड्रोजन गैस का ब्रेकडाउन करेंगे तो आपको क्या मिलेंगे, हाइड्रोजन ही मिलेगा। अब ये हाइड्रोजन क्या है, ये आपका देखिए ये हाइड्रोजन आपको क्या मिल रहा है कि हाइड्रोजन गैस का जब आप ब्रेकडाउन किए, भाई ये हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल से बने होंगे। ठीक है, पार्टिकल्स का नाम हम आपको बताना है कि क्या है, ये एटम है, मॉलिक्यूल्स है ना। जब इसका पूरा ब्रेकडाउन करेंगे, हाइड्रोजन गैस का जब फाइनल ब्रेकडाउन करेंगे, छोटा सा जो पार्टिकल्स आपको मिलेगा, ये पार्टिकल्स क्या है आप बताइए, मैंने क्या नाम बताया था, इसका नाम एटम्स बोला था। यानी कि ये जो बना होगा किससे बना होगा, एटम के पार्टिकल से बने होंगे। अब आइए कॉपर वायर्स, कॉपर का तार जो है ये, ठीक है, कॉपर का जो तार है, ठीक है, ये भी पार्टिकल से बना होगा, क्योंकि ये मैटर है। मैटर क्यों है नहीं बताएंगे हम आपको। अब इसका फाइनल जब आप इसका ब्रेकडाउन करेंगे तो फाइनल आपको जो छोटा सा टुकड़ा जो मिलेगा, इसमें भी क्या प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगी, कॉपर की ही प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगी। जिस प्रकार हाइड्रोजन गैस का फर्दर ब्रेकडाउन करने के बाद छोटा सा जो पार्टिकल मिला था वो केवल हाइड्रोजन का ही प्रॉपर्टी शो कर रहा था, यानी कि वो क्या कहलाता है, एटम। इसी प्रकार कॉपर वायर भी जो बना होगा क्या चीज़ से बना होगा, एटम पार्टिकल से बना होगा। अब आइए शुगर की बात करते हैं। शुगर क्या बात किया जाए तो C6H12O11, ठीक है। यानी ये सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये प्योर है कि नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में चल रहा होगा कि यहाँ पर कार्बन आ गया, हाइड्रोजन आ गया और ऑक्सीजन आया। लेकिन मुझे एक बात बताइए, चाहे आप शुगर कहीं का खाइए, चाहे आप चीनी खा रहे होते हैं, ठीक है, गुड़ खा रहे होते हैं या कुछ भी, तो उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ही कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं एक फिक्स्ड रेशियो में, ठीक है, 6, 12 और 11 में। तो मैंने क्या कहा था कि आप जैसे कि पानी का, चाहे आप पानी कहीं का, घर का पीजिए, नदी का पीजिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, तो चीनी भी क्या है, आपको हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन से ही मिला हुआ आपको एक पदार्थ है। यानी कि ये क्या होगा, प्योर होगा, चाहे कहीं का भी शुगर खाइए। ठीक है,
तो ये क्लियर हो गया। तो सबसे पहले ये चीज़ है क्या है कि ये प्योर है, ये क्या है, एक मैटर है तो ये क्या होगा, छोटे छोटे पार्टिकल से बने होंगे। ठीक है सर। तो अब ये पार्टिकल्स क्या है, एटम है, मॉलिक्यूल्स है या फिर आयन्स है। तो चलिए देख लेते हैं। ये शुगर है, ये छोटे छोटे पार्टिकल से बने होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या क्या कौन किसके किसके पार्टिकल्स होंगे, एक तो कार्बन के पार्टिकल्स होंगे, एक हाइड्रोजन के पार्टिकल्स होंगे, एक ऑक्सीजन के पार्टिकल्स होंगे। तो हमने जब इसका ब्रेकडाउन किया, पूरा ब्रेकडाउन करने के बाद एक तो कार्बन का छोटा सा पार्टिकल हमें देखने को मिला, एक हाइड्रोजन का छोटा सा पार्टिकल देखने को मिला और एक ऑक्सीजन का छोटा सा पार्टिकल मिला। मतलब इस शुगर में ग्रुप ऑफ एटम मिल गया, यानी कि इस ग्रुप ऑफ एटम को हमने क्या नाम दिया था, मॉलिक्यूल्स। यानी कि जो शुगर जो है, शुगर कौन सा पार्टिकल से बना मिलेगा आपको, पार्टिकल के मॉलिक्यूल से। तो देखिए सबसे पहले आपको ये समझाया कि एटम, पार्टिकल्स, आयन्स होते क्या है। अब हमने आपको इस एग्जाम्पल के फॉर्म में भी चीज़ें दिखा दी है। अब समझते हैं कि ये एलिमेंट्स क्या होता है। अब आपको ऐसा लग रहा हो कि ये सब क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, ठीक है, आपको ये नहीं समझ में आता है कि ये एग्ज़ाम में कैसे पूछ लिए जाते हैं और आपको हवा तक नहीं लगती है और आपको बोला जाता है और आप बोलते हो एग्ज़ाम में कि पेपर बहुत टफ था। देखिए सवाल कैसे पूछे जाते हैं वो भी मैं लिया हूँ। देखिए सवाल इस तरह से रहते हैं कि CaCO3 में फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि तत्वों की संख्या बताइए। एटॉमिसिटी निकालने आपसे पूछ लिया जाता है, इसका अनुद्रव्यमान निकालने आपसे पूछ लिया जाता है। तो आपको जब तक एलिमेंट्स के बारे नहीं पता है, एटम्स के बारे नहीं पता है, तो आप एलिमेंट्स की संख्या कैसे निकालेंगे, आप पता कैसे करेंगे कि ये मिक्सचर है या फिर ये कंपाउंड है या फिर ये एलिमेंट है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। देखिए मैं बताता हूँ कि आपको पूछा जाएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो एलिमेंट है या कंपाउंड है या फिर यौगिक है, सॉरी मिक्सचर है। या फिर आपको एग्जांपल दिया जाएगा कि जो टंगस्टन है वो एलिमेंट्स है, कंपाउंड है या फिर मिक्सचर है। तो एलिमेंट्स, कंपाउंड होता क्या है, मिक्सचर होता क्या है, ये आपको क्लियर हो तब तो उसको आप बनाएंगे। तो आप कितना रटेंगे, टंगस्टन आप बोलेंगे कि एलिमेंट होता, रट लिए। आपसे एग्जाम में टंगस्टन नहीं पूछ के आपसे पूछ लिया जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर क्या होता है। ठीक है, तो रट नहीं सकते हैं, हर चीज़ केमिस्ट्री में नहीं रटा जाता। अब बात करते हैं एलिमेंट्स क्या होता है, समझते हैं। चलिए सर, देखिए आज हम इस वीडियो को यहीं पर, आज की क्लास यहीं ख़त्म करेंगे। कल हम चलेंगे इस एलिमेंट्स टॉपिक को ख़त्म करेंगे, ठीक है। बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी अदरवाइज़ एलिमेंट्स को समझाने में, ठीक है। उसके बाद हमें कंपाउंड को समझाना है, ठीक है, कंपाउंड को समझाएंगे आपको। उसके बाद हम आपको मिक्सचर को समझाएंगे। और हम टारगेट ही रखते हैं कि चीज़ों को समझाना ही पड़ना हमें अच्छा लगता है, कोई भी चीज़ को, ठीक है। तो मिक्सचर को समझाएंगे। तो इसमें कम से कम हमें 20 मिनट की क्लास चाहिए कम से कम समझाने में, इस टॉपिक को ख़त्म करने में। तो कल हम इसको ख़त्म कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और फिर अब जब हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, अब फिर आप देखिएगा क्या स्मूथ वे में क्लासेस चलेगी। ये चीज़ें जो है थोड़ा सा टफ लगती है समझना, क्योंकि लोग समझते नहीं हैं, उसको पढ़ते नहीं हैं, इसलिए लोगों को कठिन लगता है। होता नहीं है कठिन, क्योंकि यही होता है आपका बेस। तो चलिए कल बात करेंगे एलिमेंट्स के ऊपर में। फिर से एक बार कहेंगे, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सपोर्ट करें सर। आप लोग के सपोर्ट के सिवाय फिर अब मुझे कुछ मतलब कि लगता नहीं है कि फिर मैं इस सीरीज को कैसे कंटिन्यू कर पाऊँगा, ठीक है। तो चलिए बात करेंगे कल हम लोग एलिमेंट्स के ऊपर, कंपाउंड्स के ऊपर और मिक्सचर के ऊपर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास था आज। आपको मतलब मैं आपको समझ में नहीं आएगा कि कितना, हाउ मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है, हाउ मच इम्पॉर्टेंट आज की जो क्लास थी कितनी इम्पॉर्टेंट थी, कल आपको समझ में आएगी। और कल के बाद से फिर जब केमिस्ट्री चलेगी उसके बाद समझ में आएगी कि जो पहला क्लास और दूसरा क्लास की क्या है इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।